नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते की तरह अब की बार भी निवेश की इस एबीसीडी में बाजार के एक दिग्गज से हम बातचीत करते हैं और बाजार के ऐसे जानकार जिनसे न सिर्फ आप बाजार की चाल समझ सकते हैं बल्कि निवेश रणनीति को लेकर फिलहाल क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह के सरप्राइजेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इस तरह की बुनियादी बातें हम करते हैं। और हमारी आज की पेशकश में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ हर्षा उपाध्याय हैं। और हर्षा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इस त्योहारी माहौल में आपने समय निकाला और इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर्षा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे निवेशकों के लिए जो चिंताएं हैं उसी पर मैं सवाल पूछती हूँ। क्या लगता है अब फिलहाल बाजार में रिस्क कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? और रिस्क से मेरा मतलब है न सिर्फ मार्केट कैप स्पेसिफिक रिस्क बल्कि ओवरऑल रिस्क। अगर हम मैक्रोज की भी बात करना चाहें, ग्लोबली फैक्टर्स की बात करना चाहें, तो ओवरऑल किस तरह का रिस्क है? देखिए कविता, ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो दो रिस्क बहुत ही शॉर्ट टर्म में नजर आ रहे हैं। एक तो है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट में चला आ रहा था, वहां पे थोड़ा बहुत एस्केलेशन और होने का संभावना है, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान इसराइल पे हमला किया है पिछले हफ्ते। तो अगर रिटेलिएटरी मेजर्स आते हैं या इस कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो क्रूड ऑयल पे एक दबाव बन सकता है, और क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे कॉर्पोरेट मार्जिन्स के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये जरूर हमें नजर पे रखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल पे क्या मूव्स आएंगे। वहां पे सबसे पहले हमें इस विषय के ऊपर जो भी मार्केट का कॉन्सेंसस ओपिनियन है वो नजर आएगा। अगर लोग मानते हैं कि ये एस्केलेशन होने वाला है तो शायद वो हायर लेवल पे सस्टेन करेगा, तो वो देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो डेफिनेटली स्लो डाउन हो रहा है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए और स्टिमुलस देने के लिए वहाँ पे काफी सारे मेजर्स लिए गए हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत सेलिंग इंडिया में नजर आया है, क्योंकि काफी सारे फॉरेन निवेशक जो हैं वो शायद अपने महंगे वैल्यूएशंस को नजर पे रखते हुए चाइनीज मार्केट में शायद थोड़ा बहुत निवेश ट्रांसफर किए हैं। तो ये जो वैल्यूएशंस को अगर हम देखते हैं तो वो अभी भी चाइनीज मार्केट हमारे मार्केट से काफी नीचे के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ऑल्दो हमें लगता है कि स्ट्रक्चरली वहां पे कुछ खास इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे वैल्यूएशंस इतने सस्ते हो गए हैं, हो सकता है कि और थोड़ा उस हिसाब से फॉरेन सेलिंग जो चल रहा है वो चल सकता है। ये दो चीज ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो एक एक तरफ से रिस्क इवेंट्स लगते हैं। अगर लोकल इवेंट्स को बात करते हैं तो जरूर अर्निंग्स पे एक नजर रखनी चाहिए। जैसे हमने भी पहले आपके शो में बातचीत किए थे फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स को लेते हुए, जहाँ पे कोविड पैंडेमिक के बाद पहली बार सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दिया था, और सितंबर क्वार्टर भी एक तरफ से म्यूटेड अर्निंग्स ग्रोथ रहने वाला है। तो इसलिए मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा अगर दो सक्सेसिव क्वार्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ एक एक तरफ से स्लगिश रहेगा, वो भी एक सोचने की बात है। हर्षा, यहाँ पर अगर तिमाही नतीजों की ही मैं बात करूं, क्योंकि वही जवाब आपने छोड़ा है, किन पॉकेट्स में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है? ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट कितनी आपको लगती है, और उनमें भी स्पेसिफिक डिसअपॉइंटमेंट कहाँ ज़्यादा आपको आती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, एक तरफ से ये ब्रॉड बेस्ड स्लगिशनेस ही बोल सकते हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स नहीं है। अगर स्पेसिफिक सेगमेंट का अगर उदाहरण लेना है तो शायद ऑटो सेक्टर एक रहेगा, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन से कम डिमांड ग्रोथ हुआ है पिछले तिमाही में, और मार्जिन्स पे भी शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री एटलीस्ट अगर देखें तो वहाँ पे डिस्काउंट चल रहे थे, और ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट देखेंगे शायद वहाँ पे भी एक तरफ से थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। तो हमें लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री में शायद थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक कोई एक सेक्टर की वजह से हो रहा है। वो भी एक मीन सोचने वाली बात है कि थोड़ा ब्रॉड बेस्ड स्लगिशनेस दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये फेस्टिव सीजन जो है इसका डिमांड आउटलुक और यहाँ पे क्या होगा मार्जिन्स का, जबकि क्रूड ऑयल भी करीब करीब $80 के प्रति बैरल तक पहुंच चुका है।
तो दिसंबर क्वार्टर सबसे ज्यादा मायने रखेगा। सितंबर एक तरफ से एंटिसिपेटेड स्लगिशनेस है, इसलिए शायद मार्केट का इतना ज्यादा रिएक्शन ना हो। जब भी हम आजकल बात करते हैं सभी एक्सपर्ट्स जो हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में हर्षा ऐसे बोलते हैं कि बाजार के चाल से डर नहीं लगता लेकिन बाजार के वैल्यूएशन से डर लगता है। ठीक है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये बात आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? जरूर, वैल्यूएशन तो महंगे हैं हमारे मार्केट्स में, और काफी कुछ महीनों से ये महंगाई का जो वैल्यूएशन है वो बरकरार है। तो अब तक शायद इतना ज्यादा फोकस वैल्यूएशंस पे नहीं रहा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ या अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल जो था वो सबसे सबको एक तरफ से कॉन्फिडेंस दिला रहा था। लेकिन अगर आप जून क्वार्टर का बात करें जो हो चुका है, या जो सितंबर क्वार्टर आने वाला है, या अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल देखेंगे जहां पे एक तरफ से पॉजिटिव सरप्राइजेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सब देखते हुए इस वैल्यूएशन लेवल पे जरूर एक तरफ से रिस्क बना हुआ है, तो वो जरूर याद रखने चाहिए। और अगर मार्केट कैप की बात करें, तो कैटेगरीज की बात करें, तो लार्ज कैप में इतना ज्यादा रिस्क नहीं लगता है। जरूर वो भी ऊपर है, लेकिन मैनेजेबल लेवल पे शायद एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस बोल सकते हैं। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में तो काफी महंगे वैल्यूएशंस है, तो वहां पे थोड़ा सतर्क रहने चाहिए। लेकिन हर्षा, ये काफ़ी एक्सटेंडेड टेरिटरी में अब नहीं आ चुके हैं क्या वैल्यूएशंस का महंगा होना? क्या आपको लगता है कि अब की बार ये नैरेटिव बदलता जा रहा है बाजार का, या ये टिपिकली एक बुल रन है तो उसका एक अंडरटोन है वैल्यूएशंस में जो हम इतनी हाई प्राइसेस फिलहाल देख रहे हैं और इतना एक्सटेंड होता हुआ देख रहे हैं? कैसे समझे इस एक्सटेंशन को? देखिए, इसको दो तीन तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेंज से कंपेयर करेंगे, तो लार्ज कैप वैल्यूएशन आज के दिन में शायद 10-12% ऊपर चल रहे हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा महंगा बोल नहीं सकते। अगर अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेन हो जाता है, तो शायद ये बहुत महंगा वैल्यूएशन नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर वही इसमें मैं 15 साल का एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अगर वही 15 साल का एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें, तो मिड एंड स्मॉल कैप्स आज के दिन में करीब 70 से 80% प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि जो पिछले कुछ सालों में जो चेंजेस हुए हैं वो सब न्यू नॉर्मल एक तरीके से हैं, और वही कंटिन्यू होता रहेगा, यानी कि जो मिड एंड स्मॉल कैप का डेफिनेशन आ गया, रिकैटेगराइजेशन हुआ एमएफ इंडस्ट्री में, रिटेल इंटरेस्ट इस सेगमेंट में इंक्रीज हुआ है, काफी सारा जो एसआईपी का टिल्ट है वो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स की ओर है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी वहां पे ज्यादा हो रहा है। ये सब अगर आप मान के चलते हैं, और पिछले 6 या 7 साल का भी एवरेज लेते हैं, मान के कि ये नया नॉर्मल है, जैसे आपने भी बोला कि क्या वैल्यूएशन बेंचमार्क ही चेंज हो गया क्या, अगर वैसे भी हम देखते हैं, तो भी आज के दिन में मिड एंड स्मॉल कैप्स करीब 40 से 50% ऊपर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये वैल्यूएशंस सस्टेन होना है, तो जो अर्निंग्स ग्रोथ डिफरेंशियल था मिड कैप स्मॉल कैप vis-a-vis लार्ज कैप, जो करीब 15% ज्यादा तेज अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे दिखाई दे रहा था मिड एंड स्मॉल कैप्स में, वो अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू होना पड़ेगा, नहीं तो शायद ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो। हर्षा, साथ ही अब कुछ चाइना की तरफ की हम बात करते हैं और उसके बाद दुनिया भर का रुझान किस तरह से अब बढ़ सकता है उस पर बात करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से अपने आप को मार्केट्स में रीस्टैब्लिश करने की कोशिश तो चाइना कर रहा है। अब करंट सिनेरियो में थोड़ा सा अगर मैं फोकस करना चाहूँ इस पर एफआईआईज फ्लोज को ध्यान में रखते हुए, क्या लगता है आपको भारत को लेकर अब किस तरह की मानसिकता हो सकती है विदेशी संस्थागत निवेशकों की? देखिए, वैल्यूएशंस तो इंडियन वैल्यूएशंस एक तरफ से प्रीमियम पे ही चल रहे थे, और वो जो प्रीमियम है वो भी एवरेज प्रीमियम से बढ़कर, यानी कि अगर आप 10 साल का एवरेज प्रीमियम इमर्जिंग मार्केट बास्केट के ऊपर इंडिया वैल्यूएशंस को देखेंगे, तो करीब 40 से 45% एवरेज प्रीमियम पे चल रहा था पहले, और आज के दिन में वो रेंज से भी ऊपर चल रहा है। यानी कि वैल्यूएशंस तो क्लियरली रिलेटिव टू अदर कंट्रीज महंगा ही है। और उसी समय हमारा थोड़ा बहुत स्लो डाउन अर्निंग्स ग्रोथ में भी दिखाई दे, ये पहली बात। और दूसरी बात है कि चाइना में स्ट्रक्चरली आपको शायद अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आज के जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे हैं। इंडिया से कंपेयर करेंगे तो
या नहीं, या तो अगर आप इमर्जिंग मार्केट बास्केट से ही कंपेयर करते हैं तभी भी चाइना का एक तरफ से वैल्यूएशंस सस्ते हैं। तो हो सकता है कि टैक्टिकली काफी लोग यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके वहां जाके एक तरफ से वेट करेंगे शायद कि कुछ महीनों के लिए या कुछ क्वार्टर्स के लिए क्या ये जो मेजर्स लिए हैं उसका कोई पॉजिटिव नतीजा इम्पैक्ट दिखाई देगा कि नहीं। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉरेन निवेशक हैं और लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं उनके लिए तो क्लियर चॉइस इंडिया ही है, क्योंकि आज के दिन में इमर्जिंग मार्केट बास्केट में जो वेटेज है वो भी ऑलमोस्ट चाइनीज मार्केट के कंपैरिजन में बराबर ही हो गया है। और दूसरी बात है कि हमारा जो ग्रोथ है वो काफी सारा डोमेस्टिक रिलेटेड ग्रोथ है और यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखेंगे तो वो जरूर ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट्स एक तरफ से की इकोनॉमिक ड्राइवर है। तो ये सब देखते हुए ये तो नहीं लगता है कि ये जो पॉसिबल शिफ्ट हो रहा है यहाँ से चाइनीज मार्केट में एफआईआईज का जो पैसा जा रहा है वो काफी लंबे समय के लिए शायद कंटिन्यू नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टैक्टिकल पोजीशनिंग रीपोजिशनिंग चलेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी इंडिया की ओर ही आना चाहिए। हर्षा, अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि हमारे लिए अगर मैं रेट कट सिनेरियो को एक प्रेमाइस लेकर चलना चाहूँ तो जो बड़े देश हैं यूएस खासतौर से उन्हीं को फॉलो करने की बात हमेशा सामने आती है किसी भी तरह के अगर कोई स्टैंड पॉइंट की बात हो। हमें भी लगा था जब रेट कट हुआ अनाउंस यूएस में तुरंत हम भी तैयार हो जाएंगे उसी साइकिल को फॉलो करने में, लेकिन बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गई और अचानक से जो ओवरऑल सिनेरियो है हमारे लिए बदलता हुआ दिखाई दिया। अब की बार जो पॉलिसी का ऐलान हुआ उसमें महंगाई भी एक चिंता, फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को हाईलाइट किया गया है। अब हालांकि स्टैंड जो बदला है उससे कहीं ना कहीं हम तैयार दिखाई दे रहे हैं रेट कट के, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे लिए इन्फ्लेशन कितना बड़ा रेड फ्लैग है। हम तैयार भले ही हो चुके हैं, न्यूट्रल स्टैंड में हम आ चुके हैं, लेकिन क्या ये तय है कि अगली पॉलिसी के ऐलान में हम देखेंगे कि कम से कम 25 पीपीएस कटौती होगी भारत में या और रुकने की संभावना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जरूर नहीं है कि हम यूएस या कोई डेवलप्ड मार्केट्स को फॉलो करें मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि पहले भी अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके कोविड पैंडेमिक और उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट रेट मूव्स या मॉनेटरी पॉलिसीज देखेंगे, हमारे पॉलिसीज कभी भी उन बहुत सारे जो इकोनॉमीज है उनको मिमिक नहीं किए। इसलिए हमारी इन्फ्लेशन प्रिंट भी काफी काबू में रहा और हमारा इकोनॉमी भी एक तरफ से रेजिलियंट बना रहा। इसीलिए हमारे सामने इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट कटौती का कोई संभावना नहीं दिख रहा है। लेकिन जरूर स्टैंस बदला है और एक तरफ से अगर फूड इन्फ्लेशन काबू में आ जाता है, अभी इस बार का बारिश का जो सीजन गया है वो ठीक ठाक गया है, और फ्यूल पे एक नजर जरूर रखने पड़ेंगे जैसे आपने भी बताया। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे और फॉरेन करेंसी मूवमेंट्स अनफेवरेबल नहीं होते तो फिर फ्यूल का जो इन्फ्लेशन रिस्क है वो भी शायद प्ले आउट नहीं होगा, और उस हिसाब से हमें जरूर आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स कट्स मिलेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो भी वहां पे यूएस में हो, यहाँ पे एक तरफ से शैलो इंटरेस्ट रेट साइकिल रहेगा इस बार। हमारा यही उम्मीद है कि एट द मैक्सिमम 2 बार 25 बेसिस पॉइंट्स का कट हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में आज के दिन में जो इंडिकेटर्स है उसको देखते हुए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से नीचे जाता है या ग्रोथ पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो फिर बात अलग है। नहीं तो हमें लगता है कि सिर्फ शायद 50 बेसिस पॉइंट्स का टोटल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का नीचे की तरफ गुंजाइश है आज के दिन। हर्षा, कुछ निवेशकों के रुझान की बात कर लेते हैं। एसआईपी का डेटा आया है एक और महीना जहां पर हम देख रहे हैं कि एसआईपी इनफ्लोज रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके हाउस व्यूज और हाउस डेटा के हिसाब से मुझे बताइएगा कि कहां पर किस तरह से एसआईपी हो रही है, किस तरह के फंड
में हो रही है, कितना उत्साह है आप में नए तरह के फंड्स को लाने का, क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं अब नए तरह के लॉन्चेस को पचा भी पा रहा है, अलग अलग थीम्स चल रही हैं, फंड हाउसेस इनोवेटिव थीम्स भी लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल कोटक एएमसी के बारे में बताइए। ये एसआईपी नंबर्स एक तरफ से जो ट्रेंड पहले भी दिखाई दे रहा था वही ट्रेंड पे कायम है। इस महीने का अगर हम नंबर्स देखते हैं तो 24,500 करोड़ का करीब का एसआईपी इनफ्लो अमाउंट है, जो सबसे ऑल टाइम हाई लेवल पे है। और एक तरफ से अगर पिछले 3 साल देखेंगे तो नंबर ऑफ एसआईपी फोलियोज जो हैं वो डबल हुए हैं, और जो इनपुट वैल्यू है मंथली बेसिस पे वो भी ग्रो होते जा रहा है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई दिया है। जो पहले सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट सेगमेंट जो होते थे एसआईपी में वो थे लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स, और आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो उनसे ज्यादा फ्लोस मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में जा रहे हैं।